हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, आज अपने साथ हैं अनुराधा राज पुरोहित। ठीक है, जो अपने ही फिजिक्स बाय निखिल राज के अंदर काम करते हैं, है ना। मेरे पार्टनर आप कह सकते हो कि इनका भी कोचिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज क्रिएट करनी हो, चाहे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हो, या फिर कुछ भी आप बैकग्राउंड का काम कह दीजिए। ठीक है ना, जहां आपको 70% तक मैं ही दिखूंगा, वहां 30% तक काम जो है वो ये भी संभालते हैं। और आपने काफी वीडियोस के अंदर देखा होगा, चाहे वो एचटेट की पीवाईक्यू सीरीज हो या फिर और कोई पीवाईक्यू सीरीज लेके चल लीजिए, उसमें आपको काफी लेक्चर इनके दिखेंगे। ठीक है, पहले ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ एज ए फैकल्टी काम कर रहे थे, और अब बड़ी बात ये है कि इनका सिलेक्शन जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में भी हो चुका है। ठीक है, तो पहले अपने साथ काम कर रहे थे अनुराधा राजपुरोहित, अब अपने साथ काम कर रहे हैं लेक्चरर अनुराधा राजपुरोहित। वैसे जो एग्जाम था अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का, वो हो गया था जून 2025 के अंदर। तो लेक्चरर तो ये एग्जाम देते ही बन गए थे, पर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसका रिजल्ट जो है फाइनल वो आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलकम आपका हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे ही हो। ठीक है, आपको आप यूट्यूब पे दिखते रहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आपको भी मुझे भी, क्योंकि आप मेरी ही छोटी बहन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैसा फील हो रहा है अनुराधा जी लेक्चरर बनने के बाद। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। पहले क्या था, दिमाग पे एक टेंशन थी, वो जैसे ही रिजल्ट आया दिमाग एकदम शांत हो गया। किसी का बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अभी मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया है। माहौल एकदम बहुत सब मतलब सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि सिलेक्शन हो गया। पहले तो बहुत टेंशन का माहौल था सर। सिलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले बहुत टेंशन का माहौल था। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम शुरू से चलेंगे, ठीक है, और एंड तक आते आते अपने जो रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आप की जो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे बना, कि भाई मुझे फिजिक्स में ही जाना है। मैथ में जा सकते थे, केमिस्ट्री में जा सकते थे। नहीं सर, मैथ तो मैंने मतलब जैसे मैथ लिया था 11th क्लास में, तो 11th में ठीक था, केमिस्ट्री भी ठीक थी। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में आई, मैथ मेरे को इतना मतलब अच्छा नहीं लगता था सर। मतलब कंफ्यूजन था केमिस्ट्री और फिजिक्स में से। लेकिन कॉलेज में आने पर केमिस्ट्री भी मुझे मतलब ढंग से नहीं लगती थी। बाकी जैसा कि आपने मुझे गाइड किया था कि अगर फिजिक्स तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट है, फिजिक्स पे अच्छे से ध्यान दो, सीबीएच अगर पढ़ रहे हो, मतलब आप जैसे बीएससी कर रहे हो, जैसे 5 यूनिट में आपकी बीएससी हो जाती है, पास हो जाती है अच्छे से, मतलब अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आगे अगर फिजिक्स में कुछ करना है तो तुम 5 की जगह 9 यूनिट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितनी सीबीएच में जितनी यूनिट लगती है वो सारी की सारी आप पढ़ो। ठीक है, पेपर के टाइम 5 पढ़ लेना, लेकिन नॉलेज के लिए आप सारी पढ़ो। और नोट्स मत पढ़ो, बीएससी के अंदर सिर्फ किताबें पढ़ो। किताबों में जो सीबीएस है उसके क्वेश्चन है अच्छे लेवल के, वो क्वेश्चन भी आप देखो, क्योंकि इससे आपको आगे जाकर फर्स्ट ग्रेड में फायदा मिलेगा, जहां से मुझे फिजिक्स के प्रति लगाव महसूस हो गया। ठीक है, आपकी जो बीएससी थी और आपकी जो एमएससी थी और बीएड थी, ठीक है, ये कब कब हुई और कहाँ से हुई। जैसे मैं अभी तहसील बादरा हनुमानगढ़ से हूँ, तो मेरी बीएससी है वो आपकी 2017 में शुरू हुई थी। तो वो मैंने मतलब लोकल कॉलेज ही है, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज है, उसी से की थी। ठीक है, 17 खूब। में शुरू हुई थी या 16 में शुरू हुई थी। 16 में शुरू हुई थी सर, सॉरी। हाँ। सर इतना ओके। याद नहीं रहता है ना, डिग्रियां बहुत ज्यादा होगी तो याद कम रहता है थोड़ा, उस वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। ठीक है, तो वो तो अपना प्राइवेट कॉलेज था, उससे की थी मैंने। मैं किताबें पढ़ती थी, कॉलेज जाती थी लेकिन किताबों से ही पढ़ती थी, नोट्स मैंने कभी पढ़े नहीं है। ठीक है, फिर एमएससी मैंने श्री गंगानगर से की थी, एसटी कॉलेज से। वहीं पे मैंने एमएससी फाइनल में नेट की तैयारी भी शुरू कर दी थी, सर के कहने पे। ठीक है, और उसके बाद बीएड हो गया। इसी के साथ मेरी नेट गेट इन सब की तैयारियां चलती रही, बीएड होने तक मैंने तैयारी की। ठीक है। बीएड के बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड शुरू किया। ओके, जब आपने बीएड किया, ठीक है, नेट गेट की तैयारी नहीं की, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीएससी एमएससी और बीएड का जो आपके पास नॉलेज था, उसके बिहाव पे आप फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर सकते थे। नहीं, खाली उसके बेसिस पे कर सकते थे, लेकिन फिर टाइम लगता। इस एज पे नहीं हो पाता, एज थोड़ी और ज्यादा जाती, एक दो ऐसा हो सकता था कि एक दो बार मुझे मतलब इसमें भी फेलियर देखने को मिल सकता था। लेकिन मैंने नेट की तैयारी की थी, बीएससी फाइनल में मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी की थी, तो उसकी वजह से मेरी फिजिक्स और जीके काफी अच्छा हो गया था, जिसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट ग्रेड निकल गया। और ऐसा क्यों है, जैसे कि अपने देखते हैं प्राइवेट कॉलेजों में अब भर भर के भीड़ है। ठीक है, चाहे वो एमएससी करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो। ठीक है, और उन लगभग मान लेते हैं अपने 40-50 बच्चों का बैच है। ठीक है, तो हम्म। उन 50 में से 5 ही बच्चे उस सब्जेक्ट में रह जाते हैं। जैसे एमएससी फिजिक्स की बात करते हैं, तो जैसे 50 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं, तो आप 4 साल बाद जाके देखोगे तो सिर्फ 5 ही बच्चे ऐसे होंगे
जो उस फील्ड में थोड़ा आगे गए, चाहे वो हायर स्टडीज के लिए गए या फिर अच्छी पोस्ट जो है, लेक्चरर मान लीजिए, या फिर प्रोफेसर मान लीजिए, या फिर कोई साइंटिस्ट मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर बड़े पैकेज पे गए, तो वहां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपने को बहुत कम दिखते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आपने मान लो कि एमएससी फिजिक्स में एडमिशन ले लिया है, तो आपको आपकी लाइन से भटकना नहीं है। आप एमएससी करने के बाद में मान लो कि आप एलडीसी की तैयारी करते हो या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, तो फिर एमएससी का तो की क्या रहा? मतलब एमएससी फिजिक्स किया हुआ वो उसे मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, नेट की करनी चाहिए, आगे प्रोफेसर का एग्जाम लग सकता है। उसे अपनी लाइन से भटकना नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं वो एमएससी फिजिक्स में आ गया तो उसे अपना टारगेट फिक्स रखना चाहिए कि उसी से रिलेटेड ही हो। वो अपनी लाइन से भटक जाते हैं या फिर दूसरों मतलब गाइडेंस उसको ढंग से मिल नहीं पाती है, तो वो किसी भी एग्जाम में जिस तरफ क्या है कि भीड़ जा रही है वो भीड़ की तरफ ही हो जाते हैं। रीट में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, रीट की तरफ हो जाते हैं, सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड की तरफ। लेकिन मेरे हिसाब से कम पोस्ट पे भी अगर फर्स्ट ग्रेड आ रही है तो टारगेट आपको नहीं बदलना चाहिए, आपको फर्स्ट ग्रेड ही रखना चाहिए। इसलिए सर भीड़ कम हो जाती है, भीड़ के पीछे चले जाते हैं लोग। ठीक है। और जैसे एमएससी किसी कैंडिडेट ने कर ली, ठीक है, उसके बाद लोग अलग अलग ऑप्शन सुनते हैं, ठीक है, आपने एमएससी के बाद बीएड किया है ना, 2000 कह सकते हैं 23 में आपका बीएड हुआ, ठीक है। उसके एमएससी के बाद आपने सबसे पहले किस एग्जाम की तैयारी को चुना और क्यों चुना, ऐसा क्यों था? एमएससी से पहले, एमएससी के बाद। एमएससी की बात, जैसे एमएससी फाइनल थी उस टाइम कोविड आ गया था, लॉकडाउन भी लग गया हम्म। था। और मन में ऐसा था, हमारे टीचर थे साहिल सर, उन्होंने हमें गाइड किया था कि नेट की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा टारगेट मेरा फर्स्ट ग्रेड है, नेट की तैयारी से मेरी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। निकलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट ग्रेड में उसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो मैंने तैयारी की थी, 3 अटेम्प्ट दिए भी थे, पर मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था। गेट में हुआ था लेकिन उसमें इतनी अच्छी रैंक मेरी आई नहीं थी। बाकी बस गेट एग्जाम मेरा निकला हुआ, उसके बाद मेरा फर्स्ट ग्रेड ही निकला है। पर नेट का फायदा मुझे फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिला था बहुत। ठीक है, मतलब अपने कह सकते हैं कि आप जो कोशिशें करते हैं, ठीक है, हम्म। तो वो आपके काम जरूर आती है ना, कहीं ना कहीं बिल्कुल दाएं आती है बाएं सर। कहीं ना कहीं बिल्कुल। वो आपके सिलेक्शन में काम आएगी। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे एक आप देखते हो कि अब चीजों का सिनेरियो ऐसा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि आईआईटी के बच्चे भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे भी अपने आरपीएससी फिजिक्स का एग्जाम देते हैं, पहले नहीं हम्म, देते थे, ठीक है, वो अच्छी हम्म, पोस्ट पे जाते थे। तो इस केस के अंदर जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजों से आ रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़े इतना बहुत बढ़िया बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे कि मतलब वो किसी आईआईटी से नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं है, तो क्या वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो है निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लो कि उन्हें जैसे एमएससी में है, या तो वो नेट की तैयारी कर ले, या फिर वो एमएससी बीएड के अंदर ही फर्स्ट ग्रेड को मतलब टाइम देना शुरू कर दे। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड अगर जीरो से शुरू कर रहे हो तो 8 महीने में तो फर्स्ट ग्रेड नहीं निकलता है, वो 2 साल का टाइम पूरा लेता है। वो 2 साल हो सकता है आपने नेट की तैयारी के हिसाब से फिजिक्स को दे दिया या पहले जीके को दे दिया, वो 2 साल पहले उसमें कवर हो चुके होंगे। या फिर जीरो से शुरू कर रहे हो तो मेरे हिसाब से बीएड में एडमिशन जिसका है, एमएससी जिसकी हो चुकी है, वो आज से ही आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड 2 साल 2.5 साल के बिना नहीं निकलता है। ऐसी प्रॉपर तैयारी तो आपको चाहिए, 8 महीने में फर्स्ट ग्रेड नहीं निकलता। अगर किसी का निकल रहा है तो उसका प्रीवियस नॉलेज अच्छा है। पेपर वन के लिए लगभग अगर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम्म। कितने महीने लगभग लग जाते हैं आपके अकॉर्डिंग? चाहिएगा, क्योंकि एक तो है सिलेबस पूरा करना और एक होता है उसमें परफेक्शन लाना। अगर मेरा मैं फर्स्ट पेपर का बोलूं तो मैंने बीएससी फाइनल में जैसे लैब असिस्टेंट का पेपर दिया था, फुल तैयारी की थी लेकिन सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक प्रोसेस का पार्ट था, उसमें मैं सीख रही थी। पर इससे फायदा मुझे ये हुआ, मेरा जीके में स्कोर भी अच्छा हुआ था उस टाइम, और मुझे फर्स्ट ग्रेड में जीके को करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। राजस्थान तो मेरा सारा कवर हो ही गया था, थोड़ा बहुत इंडिया का था, एक्स्ट्रा पार्ट थे वो मैंने फर्स्ट ग्रेड में यहाँ कवर किए। और सच बताऊं वैकेंसी आने से पहले मेरी फिजिक्स और जीके एक एक बार कंप्लीट हो चुके थे। बाकी का जो रिवीजन है, टेस्ट है, वो आगे वैकेंसी नवंबर 2024 के बाद हुआ है। ठीक है, कितना टाइम लगभग एक एवरेज स्टूडेंट को कंप्लीट, अगर वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का पेपर वन करना चाहे तो कितना टाइम लगभग लगना चाहिए? लगभग अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका हो सकता है 4-5 महीने में लगे, लेकिन आपने जीरो से शुरू किया है तो वो 8 महीने भी आपका ले सकता है, क्योंकि सिलेबस उसका मतलब है भी, बड़ा भी है, और आपको रिवीजन चाहिएगा। एक बार सिलेबस करने से कुछ भी नहीं होता। दिमाग में आप 6 से 7 बार रिवीजन करते हो, इससे ज्यादा करते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन 6-7 रिवीजन के अंदर दिमाग में चीजें सेट हो जाएगी। मेरे 7 रिवीजन रहे थे सर। ओके, और पेपर टू के अंदर लगभग कितना टाइम लग जाता है? पेपर 2 के अंदर सर मुझे नहीं लगा था इतना ज्यादा, क्योंकि आप
खुद देख लो, बीएससी में मैंने सीबीएच कवर की थी, ठीक है, नेट की तैयारी मैंने की थी, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने मतलब फर्स्ट ग्रेड की शुरू की, मुझे वो क्वेश्चन आसान लगे थे और उसे करने में मुझे मतलब मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि मैंने उससे टफ चीज पहले ही पढ़ ली थी, तो मुझे इतनी मुश्किलें नहीं आई। बाकी जीरो से शुरू करते हो तो आपको सिलेबस थोड़ा बड़ा लग सकता है, मतलब टाइम उसमें लग सकता है काफी, जीरो से शुरू है ठीक तो है। ठीक टाइम ठीक है, लगेगा। पेपर पेपर वन के अंदर आपने कैसे किया था, मतलब कोई कोर्स लेके किया या फिर अपना सिंपल ये जो पार्ट्स आपको दिखे, एजुकेशन मैनेजमेंट यहाँ से पढ़ लेती हूँ, साइकोलॉजी यहाँ से पढ़ सच लेती हूँ, बताऊं तो मैंने इस तरीके से मतलब किया? अरेंज अरेंज वे में इतनी ज्यादा तैयारी नहीं की थी, जैसे मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया, फर्स्ट ग्रेड तो आई नहीं थी उस टाइम, तो मैंने जीके पहले ही शुरू कर दिया, नवंबर 2024 में मैंने फर्स्ट ग्रेड का जीके उठा लिया था। तो उस टाइम पैनोरमा बुक थी, पैनोरमा एक लेंथी बुक मानी जाती है, लेकिन मैंने उसी को ही टारगेट किया। मैंने क्या किया, उसके जैसे साइंस का पार्ट है तो वो जैसे बड़ा है, उसके नोट्स बना लिए अपनी भाषा में, ठीक है, उसके बना लिए, इसी प्रकार से आपके पास पॉलिटी है उसके बना लिए, सबके मैंने नोट्स बना लिए। तो हुआ यूं कि जैसे ही आपका ये जो पेपर आया था, उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि साइंस के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे पैनोरमा से उठकर ही आए हैं, तो वो मेरे को फायदा बहुत देखने को मिला था। बाकी इसके अलावा मैंने एमसीक्यू बहुत ज्यादा लगाए थे, जैसे दिशा पब्लिकेशन आती है आपकी, तो दिशा पब्लिकेशन के भी मैंने 7 रिवीजन किए थे, तो उसका भी फायदा मुझे देखने को मिला था। पेपर में टेस्ट मैंने बहुत ज्यादा दिए थे, अराउंड 20 फुल लेंथ टेस्ट मैंने उसके लगाए हैं, जीके के लगाए हैं, तो उसका फायदा हुआ। ठीक है, और पेपर टू के अंदर आपको क्या लगता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए? एक अरेंज्ड वे के अंदर कोई नोट्स अरेंज करके, मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स आप ले लो, ठीक है, कहीं से बिल्कुल। आप कोचिंग कर लो, या हाँ, फिर सेल्फ कैसे करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से ये है कि आप सेल्फ से करोगे तो आप क्या है कि कुछ पार्ट कहीं से पढ़ोगे, 11th 12th कहीं से, वो भी आपको अरेंज वे में मिलेगी नहीं। हर एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको मिलेंगे नहीं, हो सकता है आप एक एक टॉपिक को तो बहुत ज्यादा अच्छा कर लोगे और दूसरे को बहुत ज्यादा कम कर लोगे। तो एक तो आपके पास अरेंज मटेरियल होना बहुत जरूरी है, उससे क्या है कम टाइम के अंदर आप परफेक्शन ला सकते हो, ठीक है। तो यही है कि एक तो आप जैसे तैयारी शुरू कर रहे हो उस टाइम लेक्चर देख रहे हो, या फिर मान लीजिए आपके पास सिर्फ मटेरियल है वो पढ़ रहे हो, उसी के हिसाब से यूनिट वाइज टेस्ट लगा रहे हो या उनके क्वेश्चन देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। बाकी जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है आपको फुल लेंथ टेस्ट देनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल लेंथ टेस्ट में 3 घंटे में आपको खुद को अरेंज करना सीखना है। और कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग लग जाता है पेपर टू के अंदर, अगर कोई स्टूडेंट जीरो से कर रहा है, तो जिसने नेट वगैरह की तैयारी नहीं की हुई, आपके अकॉर्डिंग? लगेगा 8-10 महीने तो मिनिमम लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं सर, मतलब आपने क्योंकि लगभग बताया परफेक्शन से आता आप, नहीं, इतना जल्दी परफेक्शन नहीं आता, फिर मतलब आता है हम तो कह फिर सकते उसने हैं कि पहले अच्छी तैयारी की है। एटलीस्ट 1.5 ईयर आपको पेपर वन और पेपर टू को मिला के देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, है टाइम ना? मांगता है ये तो। ठीक है। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस दिमाग से चलते हैं कि पहले हम कोचिंग लेंगे, हमारा हम्म, कोचिंग पूरा होगा, उसके बाद हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो ये ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है, कितनी गलत लगती है आपको? ये बिल्कुल गलत है। आपने जैसे ही मान लो कोर्स भी ले रखा है तो जिसमें लेक्चर चल रहे हैं वो लेक्चर आप देखो, उतना आप प्रैक्टिस भी करो। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर आपने 2 चैप्टर पहले कर लिए, रिवीजन साथ साथ करते रहो, तो ऐसे होगा। ऐसे नहीं है कि लेक्चर देख के छोड़ रखे हैं, नोट्स भी बना नहीं रखे, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बना रखे, प्रैक्टिस भी नहीं की, खाली लेक्चर देखे हैं, तो खाली लेक्चर से तो पेपर नहीं निकलेगा। सारा काम आपको साथ में करना, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे और प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, और अब अपने थोड़ा सा बात करते हैं पेपर के अंदर सिलेबस कवर करने की। ठीक है, तो हम्म, आपने दोनों पेपर के अंदर क्या पूरा सिलेबस पढ़ा था? बिल्कुल, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा था। जैसे आपके फर्स्ट पेपर की बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं या इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि मतलब इससे तो 5 क्वेश्चन आने हैं, तो उससे मतलब एक-एक क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो क्या ही फायदा होगा। पर सच बताऊँ, अगर आपका हिंदी, इंग्लिश से 1 या 2-2 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 3 मतलब नहीं बनते आपसे, 2 गलत हो जाते हैं, 1 नहीं बनता है, 2 भी सही होते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरे वहाँ जाकर दोनों से 2-2 क्वेश्चन सही हुए थे और कहीं न कहीं मुझे लगता है इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। साइंस में मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था। पर ये है कि मैंने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं। इंग्लिश में भी कोई टॉपिक है तो मैंने भी उसी को, हर एक टॉपिक को 7 बार पढ़ा है। फिर वो चाहे कितना ही टफ हो, कितना ही ईज़ी हो, सबको बराबर टाइम दिया है। क्योंकि टाइम था भी, ये था। तो मैंने किसी भी चीज़ के साथ कोई वो नहीं किया। अगर अगर सेकंड पेपर की बात करें तब भी मैंने 11th-12th, बीएससी, एमएससी सबको बराबर समय दिया है। एमएससी में टाइम नहीं लगा क्योंकि नेट की तैयारी थी, तो फिर वो नेट का बेसिक बेसिक ही आता है उसमें, तो उसमें टाइम लगा नहीं मेरे को। बाकी मैंने किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं, बराबर समय दिया है एकदम। मतलब 40% वाला रूल अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो यस। कि चाहे पॉलिटी का एग्जाम लो, चाहे किसी का लो, स्टूडेंट के 40-40% भी नहीं आ रहे, हुँ, है ना?
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा सिलेबस पढ़ना। जैसे कि मतलब मान लो आपने छोड़ दिया कि भाई मैं मतलब मान लो अगर आप किसी अपने साइंस बैकग्राउंड के हो, ठीक है, तो सपोज दैट आपने छोड़ दी हिंदी कि भाई मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगी, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, जैसे आप हिंदी मीडियम से थे तो हिंदी आपके लिए इजी थी, आप इंग्लिश छोड़ देते मान लो कि भाई मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी, तो उसका क्या नुकसान होता आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल होता सर, 4 नंबर सीधे कट जाते मेरे हिंदी का। और हम्म। एक सीधी-सी बात ये है कि मैं हिंदी नहीं करती तो मेरे अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मेरा लो होता कि मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ रखा है, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मेरा लो होता सर। और एक बार आप वापस से मतलब रिपीट करिए सर क्वेश्चन, भूल गई मैं। क्वेश्चन ये था कि जब अभी अपने 40 मिनट का रूल चल रहा है, ठीक है, हाँ, जहाँ 40 30 हाँ, ठीक क्वेश्चन है सर। सही करने मुश्किल है, ठीक है, वहां हाँ। कितना इंपॉर्टेंट है हर एक पार्ट को पढ़ना, और छोड़ देंगे तो क्या नुकसान होगा? देखो ऐसे है कि जैसे आपका फर्स्ट पेपर में 40% का है, अगर आप घर पे ही 60 नंबर लेके आ रहे हैं, मतलब पूरे-पूरे 40% ही ला रहे हैं, जिसमें आपने सब्जेक्ट छोड़ भी रखा है, या फिर मान लीजिए कि पूरे-पूरे 60 नंबर ही आ रहे हैं, तो वहाँ जाकर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन या फिर जिस हिसाब से जीके के पेपर आ रहे हैं, वो टफ आ जाए, तो फिर 60 से नीचे जाना तो आपका तय है। तो सीधी-सी बात है, घर पे रह के आपको पूरा का पूरा सिलेबस तो करना ही पड़ेगा और एक हाई टारगेट रखना पड़ेगा। अगर आप घर के अंदर टारगेट रखते हो, घर में देते हो या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट देते हो, तो उसमें टारगेट आपको हाई, मेरा जैसे 100 नंबर का टारगेट था, 100 आ भी जाते थे, वहाँ जाकर 75 नंबर आ गए थे, मतलब मेरे को 40% से ऊपर तो आराम से बन गए थे। मतलब टारगेट आपको हाई करना पड़ेगा। वहाँ पर ही 60 नंबर आ रहे हैं, तो पेपर में तो 60 आने के मतलब चांस कम हो जाते हैं। अगर पेपर ईज़ी आता है तो आ जाएँगे, लेकिन बाहर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके, ये है। मत- मतलब ये है कि आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा जो है वो हाई रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाँ। यहाँ का टारगेट करोगे तो यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुंच अब जाओगे। सीधी-सी बात है, आपने हाई टारगेट घर पे किया हुआ है, तो वो 1 दिन में तो मिलेगा नहीं, उसमें आपको टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम पेपर दोगे तो हो सकता है आपके 70 नंबर ही आए। धीरे-धीरे आप क्या है टेस्ट देते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, आप एक दिन 100 पे पहुँचोगे। ठीक है? मेरा जैसे एग्ज़ाम होने वाला था, तो मेरा स्कोर 110 तक भी पहुँच गया था और उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर का मेरा लगभग टॉप 5 में नाम आ जाता था। उसमें आप सोच सकते हो खाली साइंस के बच्चे नहीं है, उसमें आर्ट्स के भी बच्चे होते हैं, जो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। उस टाइम आ जाता है, ठीक है, मतलब टारगेट अचीव किया जा सकता है। मतलब अटेम्प्ट आपने हाई रखा, ठीक है, हुँ। और हाई क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर पेपर टफ आता है, मॉडरेट कैसा भी आता है, तो उससे आप थोड़ा नीचे ही आते हो, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आते हो, आपके लिए हुँ, एक यूजुअल चीज होती है अच्छा अटेम्प्ट करना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, हुँ। टेस्ट वगैरह देते हो, तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा होना चाहिए जो आप टेस्ट दे रहे हो? क्योंकि हर कोचिंग अलग अलग टेस्ट बनाती है, वो मॉडरेट, आपको ऐसा लगता है कि मॉडरेट टेस्ट सीरीज जहाँ चल रही है वहां ज्वाइन करो, या इजी चल रही है वहां ज्वाइन करो, या फिर बहुत हाई चल रही है, लाइक अपने फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के पेपर है और क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं नेट के, तो कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर रहती है आपके अकॉर्डिंग? कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटर रहती है? मेरे हिसाब से ऐसे है कि बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन तो अब आते नहीं है आरपीएससी में, एकदम ईज़ी नहीं आते। हाँ, आते हैं, कुछ क्वेश्चन ईज़ी आते हैं, लेकिन एकदम ईज़ी तो बिल्कुल नहीं आते। तो वो लेवल तो आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका नेट का जो लेवल है, वो भी आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट का लेवल एक हाई लेवल है। अगर नेट के लेवल की कर रहे हो, तो उसका बेसिक्स कर सकते हो, बाकी नेट का लेवल हाई है, इतना फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता। बीच का लेवल जो आप कर रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ है, तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगी, बीच के हिसाब से। ठीक है, और आपने जैसे अपनी बात करें, कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, चाहे वो पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं? देखते ही पहले क्या दिमाग में आता है कि यार ये करते हैं? सबसे पहले तो यही है कि अपने को राउंड सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है? राउंड सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी सारी कि भई इतने मिनट का आपका वो होगा, क्या नाम, फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में सबसे ईज़ी क्वेश्चन अपन रखेंगे, देखते ही क्लिक हो रहा है या मतलब बहुत कम समय लग रहा है और बहुत ज़्यादा चांस उसके सही होने के हैं, टाइम नहीं ले रहा वो बिल्कुल भी। तो फर्स्ट राउंड के अंदर ईज़ी क्वेश्चन आपको रखने हैं, ठीक है? मिनट आप डिसाइड करोगे, आपको पार्ट्स में बाँटना है, उसको मिनट डिसाइड कर लिया, ठीक है? ओएमआर भरने का टाइम भी आपको उसी में ही इंक्लूड करना है। वो आप पेपर में नहीं करोगे, आप टेस्ट दे रहे हो, उसी समय आपको ओएमआर के लिए सोचना है। हो सकता है आप उसकी पीडीएफ निकाल के ओएमआर भर के भी मतलब टेस्ट दो। मैंने ऐसे ही किया था, जिससे मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है। फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड में आप क्वेश्चन रखोगे कौन से, जो आपके मतलब आ रहे थे पर थोड़ा-सा टाइम टेकिंग वाले थे, तो आपने सेकंड राउंड में रख लिया, तो उनके भी सही होने के चांसेस होते हैं। थर्ड थर्ड राउंड में आपके वो क्वेश्चन आते हैं जो मतलब आप सोच समझ के मतलब
ट्रिक्स लगा के कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मतलब कह नहीं सकते वो सही होंगे या नहीं होंगे, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होती है, कैलकुलेटिव हो सकते हैं, तो वो आपको थर्ड राउंड में रखने हैं। अगर उनको फर्स्ट राउंड में रख लिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है। बाकी राउंड सिस्टम को आपको फॉलो करना है। ओएमआर भरनी है ऑफलाइन, वो भी आपको घर पे या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो रही है तो वो भी आपको मतलब करनी चाहिए। ओएमआर अचानक से नहीं फील हो पाती है, गलतियां हो जाती है वहां पर जाकर, तो आपको एक बार ओएमआर फील मतलब कम से कम 2 या 3 टेस्ट ओएमआर फील करके भी देने चाहिए। मैंने ऐसे किया था, जीके में भी, आपने फिजिक्स कितने में। फुल लेंथ पेपर दिए थे, जीके में और फिजिक्स में, दोनों में अलग अलग? जीके में मैंने बहुत दिए थे, मैंने 20 फुल लेंथ टेस्ट जीके में दिए थे और 10 से 12 मैंने उसमें दिए थे, फिजिक्स में। ठीक है। और हाँ। टेस्ट में आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था फिजिक्स किसमें? वाले में? फिजिक्स वाले में फिजिक्स में, हाँ। 170 से शुरू हुआ था सर। ठीक है, धीरे ठीक धीरे है। बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपके टेस्ट दिए थे, और तो उसमें मेरा एक टाइम के ऊपर, जैसे पेपर में 5-7 दिन रहे हैं, उससे पहले 200 तक स्कोर हो जाता था। ठीक है। हम्म। और एक टाइम ऐसा आया था कुछ टेस्टों में मेरा 144, जैसे पेपर से लगभग आप मान सकते हो 15-20 दिन पहले मेरा एक 144 नंबर भी स्कोर हुआ है, तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस कम हुआ था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद आपके टेस्टों में भी मेरा लगभग 200 के लगभग स्कोर हो जाता था, तो कुल मिला के ठीक था। मतलब स्कोर स्कोर ठीक होता था, 1-2 टेस्टों में कम हुआ था सर। ठीक है, आपने वहाँ मतलब पेपर की बात करें तो आपने 200 नंबर तक स्कोर वहाँ कर रखा था, है ना? हुँ, जबकि फाइनल की बात करें तो आपका स्कोर 200 तो नहीं कम बना हुआ होगा, था। थोड़ा कम बना नहीं, होगा। ठीक है, कम ऐसा था। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर फर्स्ट ग्रेड का जैसे पेपर आया, उस टाइम कॉन्फिडेंस सही था फिजिक्स के अंदर। जैसे ही मैंने पेपर शुरू किया, फर्स्ट राउंड में जैसे घर पे टेस्ट करती थी तो 90 से 92 क्वेश्चन का फर्स्ट राउंड होता था उसमें, मतलब हो जाते थे उसमें। और वहां पे जैसे मैंने फर्स्ट राउंड लिया तो पेपर मुझे ऐसे लगा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब उसमें टाइम खा रही थी, उस वजह से मेरे फर्स्ट राउंड में 60 क्वेश्चन हो पाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस वहां पे लो हो गया। कॉन्फिडेंस लो होने के कारण थोड़ा ऐसा लगने लग गया कि इतने महीने की तैयारी है, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 60 क्वेश्चन हुए हैं, टाइम बहुत कम रहा है, ऐसा करके नेगेटिव फील आनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, वहां से शिफ्ट कर दिया। हो सकता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन मेरे सामने आए हो पेपर में, तो मैंने वहां से शिफ्ट करके मतलब शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मेरे आगे बीएससी एमएससी आ गई थी, जिससे एमएससी में मेरे को फायदा हो गया, क्योंकि नेट की तैयारी की हुई थी तो वो इजीली क्लिक हो गए थे मुझसे। बीएससी की भी क्वेश्चन मेरे से बन गए थे, तो वहां से मेरा स्कोर मतलब 60 से मैंने लगभग 110 तक अटेम्प्ट कर दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और अटेम्प्ट किया था। कुल मिला के पेपर जितना उम्मीद था उतना अच्छा हो नहीं पाया सर, कहीं ना कहीं कमी रह गई सर। कैलकुलेटिव मतलब क्वेश्चन मुझसे इतना जल्दी हो नहीं पाए, मैंने टाइम उसमें थोड़ा सा वेस्ट कर दिया। एक दो मतलब थर्ड राउंड के क्वेश्चन को मैंने पहले मतलब उठा लिया, ऐसा मान सकते हो, वो गलती हो गई मुझसे, तो टाइम उसमें चला गया थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद थोड़ी-सी बात करते हैं कि आपने जो अपने इसके अलावा कोई एग्ज़ाम दिया था? जैसे कि मतलब मा बात करते हैं सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, नहीं, लैब असिस्टेंट, ये एग्ज़ाम आपने कभी दिए थे? नहीं, नहीं, लैब असिस्टेंट मैंने दिया था। वो इसलिए दिया था कि मतलब बीएससी फाइनल में थी मैं, तो थोड़ा-सा ऐसे था कि जॉब मिल जाए टाइम से थोड़ी, लेकिन उसके लिए दिया था। और ऐसा भी सोचा था कि सब लोग बोलते थे कि साइंस वालों का जीके थोड़ा कमज़ोर होता है, तो मैंने सोचा कि छुट्टियों में तो ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा, अपन ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम फिल कर देते हैं, उसका फॉर्म फिल कर देते हैं, तो होता है तो अच्छी बात है, वरना जीके तो मेरा तैयार हो ही जाएगा। तो जीके उसका मेरा तैयार हो गया था, लेकिन सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तैयारी मैंने बहुत की थी, कॉलेज में जाती ही नहीं थी फाइनल में। मैं लैब असिस्टेंट की मैंने तैयारी की थी, पर उसमें मेरा हुआ नहीं, जीके अच्छा हो गया मेरा, राजस्थान जीके बहुत अच्छा हो गया, ये हुआ था। बाकी बीएड में मेरे को सारे बोलते थे कि तुम्हारा टारगेट खाली फर्स्ट ग्रेड है और रीट की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, तो तुम्हें रीट का एग्जाम देना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का क्या भरोसा है, 3 साल आए या ना आए, तो उसके भरोसे तुम मतलब ऐसे बैठे ही रहोगे, तुम्हें कम से कम रीट का एग्जाम या उसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि रीट तुम्हारा बीएड होने के बाद जस्ट बाद आपका रीट निकल जाए। लेकिन मैंने कहा मेरा टारगेट सिर्फ एक है, रीट सेकंड ग्रेड मेरा टारगेट नहीं है, मुझे फर्स्ट ग्रेड ही देना है, फिर चाहे वो 2 साल या 3 साल में क्यों ना आए वैकेंसी, मेरे को फर्स्ट ग्रेड ही देना है, मेरा फिक्स टारगेट है। तो मैं उस टाइम भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने बीएड में भी थोड़ी-थोड़ी शुरू कर दी थी। बीएड सेकंड ईयर में शुरू की थी थोड़ी-थोड़ी। आपने ईएमआरस भी नहीं दिया, एनवीएस भी नहीं दिया, नहीं, क्यों, ऐसा नहीं। क्यों? मेरा क्या था फिक्स आपके था, मेरे दिमाग को में? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगना है। अगर मैं बीच में मान लो ये मतलब इनकी तैयारी करती हूँ केवीएस एनवीएस की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से, मुझे मेरा फिक्स टारगेट रखना है। हो सकता है इसमें नहीं हुआ, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम मिलता है, मतलब उसके बाद तो मेरे को करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 2 वैकेंसी, ये वैकेंसी तो चली जाएगी अगर नहीं होता है, और जो अभी होने वाला एग्जाम वो भी चली जाएगी, क्योंकि 2.5 महीने में तो कोई सिलेक्शन मतलब सीधी सी बात है, नहीं होगा तो निकालना उसको भी मुश्किल होगा, तो मैं एनवीएस केवीएस ट्राई करती, वरना मेरा फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ही टारगेट है राजस्थान में ही बस।
ठीक है, इससे पहले आपने नेट वगैरह के एग्जाम दिए होंगे ना, नेट गेट, जो हायर फिजिक्स के एग्जाम होते हैं, हुँ। जो कि ट्रेंड बना हुआ है एक, कि एमएससी कर ली, नेट की तैयारी कर ली, तो नेट गेट की फिर बाद जैसे सारे एग्जाम दो। ठीक है, क्या आपने ये सारे एग्जाम दिए थे? टिफर का नहीं दिया था, बाकी सारे दिए थे। पास हुए थे या फेल हुए थे? फेल। एग्ज़ाम बहुत और दिए थे, 7 से 8 एग्ज़ाम दिए थे, सब में फेल। उस तो टाइम ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो एकदम से तो सिलेक्शन होता नहीं। ये एक प्रोसेस होती है, उस टाइम समझ नहीं आता था, उस टाइम बस दुःख होता था कि पेपर दे रही हूँ, फेल हो रही हूँ, बस यही हो रहा है। लेकिन अब जाके समझ आता है, भैया मेरे को समझाते भी थे, निखिल सर जो आपके हैं, ये मेरे को समझाते थे कि ये प्रोसेस है, इससे गुज़रना ही पड़ेगा, इससे गुज़रने के बाद ही तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो वो चीज़ें अब जाके समझ आ रही है, उस टाइम समझ नहीं आती थी। उस टाइम था कि मेरे अंदर ही बहुत कमज़ोरियाँ हैं जिसके कारण मैं फेल हो रही हूँ। और उसके बाद आपने एक टाइम के बाद अपने ये एग्जाम जो है नेट गेट वाले देने छोड़ दिए थे? हाँ, मैंने एक टाइम पे ऐसे छोड़ दिया सर कि अब फर्स्ट ग्रेड नज़दीक आ रहा है, बीएड होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड नज़दीक आ रहा है, तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि एक बार मुझे यहाँ से स्किप कर जाना चाहिए क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और इस चक्कर में मेरा फर्स्ट ग्रेड रह जाएगा क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो मेरा बीएससी से फर्स्ट ग्रेड ही था। फिजिक्स तो मैंने पढ़ ली, सिलेक्शन उसमें हुआ नहीं, नेट गेट और मतलब गेट में हुआ था, नेट में नहीं हुआ और एग्जाम में नहीं हुआ, सिर्फ गेट में हुआ था। तो ये था कि अब ऐसे करते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड पे शिफ्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड क्या हुआ, यूं था कि मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, मैंने आरपीएससी 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था वो मैंने उठाया। उसमें मुझे काफी अच्छी फील आई कि हाँ मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे मतलब इजीली हो रहे हैं। अभी तक तो मैंने मतलब सिलेबस उठाया भी नहीं है, पढ़ना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले ही मेरे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पे अभी शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने उसी दिन से शिफ्ट कर लिया, उस दिन मैंने नेट की तैयारी छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि फर्स्ट ग्रेड कर लेते हैं, निकल जाएगा तो आगे कभी नेट की वापस कर लेंगे, तैयारी कभी वेस्ट थोड़ी जाती है, वो तो काम ही आती है। तो ठीक है, फर्स्ट ग्रेड इतने में मैंने एग्जाम तभी से फेल, शुरू कर लिया। ओके, इतने एग्जाम फेल करने के बाद भी मैंने आपको काफी बार कहा था कि आप नेट दीजिए, ठीक है, आपने नेट की हाँ, तैयारी नहीं की। क्या था आपके दिमाग में कि भाई अब मैं नेट का नहीं करूंगा, अब मेरा हो गया है बस, नेक्स्ट, मेरा इस ऐसे बार था के कि लिए? मैंने एक रखा था कि मतलब 2 बार देने के बाद थर्ड बार मैंने खुद को कह दिया था कि अब होगा तो अच्छा है, एक और प्रयास कर लेते हैं नेट के लिए, होता है तो अच्छी बात है, वरना अपन यहाँ से शिफ्ट कर, मेरा तो मतलब ऐसे ही मन था कि छोड़ ही देंगे, नेट की तैयारी अब करनी ही नहीं है क्योंकि निकल नहीं रहा है। फिर बार-बार खुद को मतलब फेलियर के वो नंबर बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? तो मैंने उसके बाद दिया, मेरा उसमें भी नहीं हुआ, कुछ नंबरों से रह गया था, फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है? वो छोड़ने के बाद मैंने कहा अब अपन फर्स्ट ग्रेड को टाइम दे देते हैं क्योंकि इसके चक्कर में मेरी गवर्नमेंट जॉब रह जाएगी जो कि मेरा अल्टीमेट टारगेट है। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की और मैंने जी जान लगा दी। मैंने कहा हो सकता है मैंने नेट नेट की तैयारी करते वक़्त कुछ कमियाँ रख दी होगी या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। जो भी जितना वो होता है ना साम, दाम, दंड, भेद मैंने सब लगा दिया। दिन में 14 घंटे, 12 घंटे जितना भी पढ़ना है मैंने फर्स्ट ग्रेड को दिया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए अब तो मतलब बहुत ज़्यादा जब इंसान फेल हो जाता है तो उसके अंदर ऐसे हो जाता है कि बस अब कुछ भी हो जाए अब तो लगना ही है। मेरे पास एक बड़ा मतलब नाम होना चाहिए पीछे लगाने के लिए कि मेरे पास ये गवर्नमेंट जॉब है या एक अच्छा मतलब अच्छा एग्जाम मैंने निकाला है, ऐसा कुछ हो। तो मैंने मतलब जो मेरे से हो सकता था ना फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने वैसे मेहनत की और सच मानो तो मेरा निकल भी गया। ये है सर। क्या, जैसे आपने 2-3 बार इस लाइन में बोला, फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, आपको क्यों लगता है फर्स्ट ग्रेड या गवर्नमेंट जॉब जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है अपनी सोसाइटी में, या फिर कैसे भी आप कहो? सर बात ये है कि मैंने खुद को बोल दिया ना, जो बच्चा मतलब 12th से ही बहुत अच्छा पढ़ रहा है या 10th से ही बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई करी, कुछ ना कुछ मैंने खुद के लिए मतलब टारगेट सेट कर दिया। अब जब एक चीज़ को 5 साल तक दिमाग में रखेंगे तो वो अपने आप ऐसे हो जाता है, अगर नहीं मिली तो क्या होगा? ठीक है, कुछ लोग अब प्राइवेट में करते हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन सच बताऊँ तो दिमाग पे मैंने इतना मतलब प्रेशर क्रिएट कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को फर्स्ट ग्रेड लगना ही पड़ेगा। अगर मेरे पास नहीं हुई तो कहीं न कहीं लोग भी ये कहेंगे कि इतने अच्छे परसेंटेज है, ठीक है, इतना पढ़ती है, मतलब कभी भी देख लो कोई भी घर पे आता है बोलता है कि पढ़ती ही रहती है, हमेशा पढ़ती ही रहती है। तो अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो मतलब इस फेलियर के साथ जीना मेरे लिए मुश्किल होगा कहीं न कहीं, ये है। जी, जीना मुझे मुश्किल प्राइवेट होगा जॉब थोड़ी मतलब? हाँ, जीना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर मेरे पास जॉब नहीं आई, क्योंकि इतने एग्ज़ाम में फेल होके वो इंसान कैसे जिएगा? प्राइवेट जॉब मुझे थोड़ी-सी कम पसंद है सर। ठीक है, मुझे तो जैसे गवर्नमेंट मतलब आपने कहा जीना मुश्किल होगा, ठीक है, इसमें एक नया पॉइंट लेके आते हैं, मतलब मान लो एक आदमी ने बहुत सारे एग्जाम फेल किए हैं, हाँ, ठीक है, तो फिर उसका जीना मुश्किल है, उसे क्या करना चाहिए उस केस में? जीना मुश्किल है लेकिन सर कोई समझाने वाला होगा तो फिर जीना तो पड़ेगा ना। मतलब एक क्या कैसे बताऊँ सर खुश मन से जी नहीं पाएगा क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत गिल्ट रहेगा, रिग्रेट रहेगा, कहाँ मेहनत में कमी रही, जिसकी वज़ह से आज मेरे पास जॉब नहीं है। बाकी प्राइवेट जॉब भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं है, करने वाले बहुत अच्छा कमा रहे हैं उसमें।
हाँ, मतलब वो फेलियर जो है वो अगर सही हो फेलियर जाए तो फिर चुभते ऐसा तो होता है। है कि हाँ भाई ठीक हो गया भाई, है ना। हम्म। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और आपने नेट गेट सारे एग्जाम फेल किए थे, क्या हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि जो नेट वाला जो घाव है पुराना, 3 बार जो फेल करके आप बैठे हो, वो अपकमिंग 1 साल में आप नेट दे के भरना चाहेंगे कि भाई ये लो, ये था, ये भी हो गया मेरा। नहीं सर, अभी 6 महीने तो कुछ नहीं। अभी तो जॉब आपको पता है ज्वाइनिंग होगी, आपकी कोचिंग में मुझे काम करना है, 6 महीने मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर मेरा मन बनता है तो मैं नेट की तैयारी वापस शुरू करके, वैसे तो रिवीजन ही करना है मुझे, सिलेबस तो पूरा हो रखा है मेरा पहले से, तो रिवीजन करके मैं पेपर दे दूंगी। 6 महीने के बाद, 6 ठीक है। महीने से पहले कुछ नहीं। ओके। और एक ये कि भाई सब, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है, ठीक है ना, कि मैं ये जो बता रहा है, मतलब ये जो टीचर बता रहे हैं या ये जो बता रहे हैं, ये मान लो तीन है, एक कोई बड़ा भाई है, एक कोई टीचर है और एक कोई और मेंटर होगा, ठीक। तीनों की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, ठीक है। और तीनों जितने भी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको भी बहुत से लोगों ने गाइड किया होगा, मैंने गाइड किया था, या मतलब मान लो किसी ने भी गाइड किया हो आपको, एक्स वाई जेड। तो आप क्या उनकी सारी की सारी बात मान लेते थे? नहीं, सारी बात नहीं मानते थे सर। जो अपने फेवर में लगती थी कि हाँ ऐसा सही है, कुछ जगह मतलब आपकी बातें भी मेरे पे सेट हो, ये जरूरी नहीं है। हर स्टूडेंट को हम्म। आप सेम राय देते हो तो सारे सेम तो नहीं चलते हैं। सब अपने हिसाब से सुनते सबकी है, पर करते मन की है। मतलब जो अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा ठीक लगता है कि थोड़ा भाई, ठीक लगता है क्योंकि आपको खुद ऐसा। से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, क्योंकि और टीचर तो सबको समान राय देता है, लेकिन टीचर को नहीं पता ना सामने वाले बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। सामने वाला मतलब किस प्रकार से सोचता है, उसका मतलब पढ़ने का तरीका क्या है, उस हिसाब से अपने को ही मतलब वो करना पड़ेगा कि किस हिसाब से अपने को चलना, अपने को सोचना पड़ेगा। राय टीचर से लो, बाकी आपको ही सोचना पड़ेगा ठीक है। और कैसे चलना है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, हम्म। जहाँ अपने हायर लेवल्स की बात करते हैं, नेट गेट हम्म। प्रीफर भारत जेस्ट है, साइंटिस्ट की जॉब है, पीएचडी है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हायर स्टडीज में जाने के लिए, या अभी तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करो, चाहे प्रोफेसर का एग्जाम करो, तो फिजिक्स जो है उसमें अच्छी कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको एवरेज फिजिक्स आती है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो एक डेप्थ की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होती है, जो आपकी नेट के टाइम हुई थी, ठीक है, हम्म। वो कितनी काम आती है, उसका रोल कितना बड़ा है? बिल्कुल उसी का ही रोल है। नेट से मेरे हिसाब से नेट की जो प्रिपरेशन है ना, वो जिसने कर ली, निकाल लिया, मतलब उसमें क्या है, मतलब एक टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक टॉपिक और में सब्जेक्ट देखो, फिजिक्स सारी फिजिक्स आ गई, हायर फिजिक्स सारी आ गई, उसमें एक एक टॉपिक को आप एक एक टॉपिक पर आपने मल्टीपल क्वेश्चन किए हैं, तो सोचो आपने कितने 2000 से 3000 न्यूमेरिकल कर लिए होंगे सारे। तो आप खुद ही सोचो ना, उससे बाहर क्या ही आएगा, आपका नॉलेज कितना अच्छा हो जाएगा। थ्योरी भी आपकी बेस्ट हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स में भी आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे। तो नेट की तैयारी अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत पड़ा है फर्स्ट ग्रेड में या फिर आगे, आपको नेट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। बहुत फायदेमंद है। ठीक है। इसके बाद अपने दो चीज आती है, एक आती है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना, कि जैसे एक तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत आई होती है, ठीक है, चाहे हम्म। बच्चा तैयारी करे नहीं करे, फॉर्म भरा है तो, कि फॉर्म तो भरी दे, एग्जाम तो दे दे, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। हम्म। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज है नेगेटिविटी। एक जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका नहीं होगा, तो ये भी नुकसान करती है स्टूडेंट को। और मैं ये उम्मीद लगा लूं कि आप तो रैंक 1 ही ले आओगे, चाहे आपने पढ़ा ही एक शब्द भी नहीं पढ़ा है, तो भी ये हम्म। एक्सपेक्टेशन कि आप ले आओगे, और नहीं लाओगे तो ये भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई, एक्सपेक्टेशन मतलब वो एक्सपेक्टेशन नहीं जो होनी चाहिए, बहुत हाई वाली एक्सपेक्टेशन और नेगेटिविटी जो है कि क्यों नहीं हुआ, ये एक स्टूडेंट को किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है और इनसे कैसे बचना चाहिए? देखो सर, अगर मैं मेरे घर से शुरू करूं, एक्सपेक्टेशन और एक होता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वो वाली चीज से। तो घर से अगर शुरू करूं, जैसे आप हो, भैया है, दीदी है, मम्मी पापा है, इन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया है। ठीक है, जैसे ही मैंने तैयारी शुरू करी, एक्सपेक्टेशन उनका यही था कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही निकाल लेगी। ठीक है, एक्सेप्ट ऐसा किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट रैंक ही लेके आ जाएगी, उनको ऐसे था हाँ निकाल लेगी। लेकिन जैसे अब रिजल्ट आने वाला था, तो टेंशन टेंशन का माहौल घर में था कि हाँ कल को अगर नहीं हुआ, जैसे हिस्ट्री में आप देखो और सब्जेक्ट में देखो, कट ऑफ का बहुत बड़ा अंतर है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे था कि कल को ज्यादा बढ़ गई, मेरा नहीं हुआ, इतना मैंने मेहनत किया, वो चला जाएगा। तो घर वाले समझाते रहते थे कि अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आगे आपका और पेपर है, और पेपर की तैयारी कर लो, लेकिन ऐसे डिप्रेस्ड होके मतलब बैठ जाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पूरी दुनिया तैयारी करती है, होना ना होना तो देखो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। ये चीज है सर। तो ये नेगेटिविटी होती है अपने आसपास, या बहुत फेक एक्सपेक्टेशंस होती है, इनसे कैसे हाँ, बचा जा सकता है?
इससे तो दूर रह के बचा जा सकता है। नेगेटिव लोग जो आपके पास है, सीधी सी बात है, तैयारी के दौरान तो आपको पहली चीज तो यही करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। ठीक है, अपने आसपास अगर 4 से 5 वो भी नहीं है, 2-3 ही लोग हैं जो आपको समझ पा रहे हैं, आपके स्ट्रगल को समझ पा रहे हैं, हमेशा उनको ही अपने साथ रखना है। ठीक है, फोन वगैरह बंद कर देना है, फोन से कोई नाता नहीं है, सोशल मीडिया वगैरह सारा बंद। बस आपकी तैयारी के दौरान एक ऐसे इंसान से ही बात होनी चाहिए, या 1 या 2 जो भी आपके टीचर है, आपका भाई है या बहन है, जो आपके दिल की हर बात सुन सके। क्योंकि तैयारी के दौरान दिमाग में स्ट्रेस बहुत होता है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि टेस्ट दोगे, उसमें नंबर कम आएंगे, डाउन फील भी होगा, हो सकता है आप मतलब रोने भी लग जाओ, ऐसी भी सिचुएशन आपके पास होगी। तो उस टाइम आपके पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको आप सारी की सारी बातें बता सको। तो ऐसा इंसान तो आपकी जिंदगी में होना चाहिए। बाकी भीड़ आपको रखनी नहीं है नेगेटिव लोगों से, जो ऐसे बोलते हैं कि वैकेंसी मतलब क्या पता आएगी, पेपर आउट हो जाएगा, पेपर अभी होगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारा होगा नहीं। तो ऐसे लोगों से पहले से ही आपको दूरियां रखनी है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट तोड़ देना है, दूर रहना ठीक है है। ऐसे लोगों और से। ओके, और इसमें एक 2 पॉइंट अपने पास अभी आते हैं कि अनुराधा, आपकी ये पहली बड़ी सक्सेस है या इससे पहले आपकी कोई और भी सक्सेस रही है? सर मेरा गेट एग्जाम एमएससी के दौरान निकला था, लेकिन वो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं थी, उसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं थी सर। उससे बस पहले यही एक है। बड़ी अचीवमेंट शायद आप भूल गए हैं, इंस्पायर अवार्ड जो था। वो ठीक है। सर इतनी बड़ी मुझे तो नहीं लगती है, परसेंटेज तो सबके बनते हैं सर। ओके, ओके, बाकी ओके। ऐसा है इसके कि 12th में जैसे परसेंटेज बने, तो उसमें जैसे हमारे फिजिक्स के सर थे जयदीप गोस्वामी, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। उस दिन से लगा के आज तक नौकरी लगने तक उनका इम्पैक्ट आज भी मुझ पर है। उन्होंने ऐसा हमें समझाया, ऐसा हमें बना दिया कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना हमारी आदत बन चुकी है। उस टाइम ऐसे टफ लगता था कि सर मतलब इतना पढ़ने का क्यों बोलते हैं? लेकिन आज ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एलबीएस में मेरा पढ़ना, जयदीप सर का साथ होना, उनका समझाना कहीं न कहीं आज मेरे फिजिक्स लेक्चरर बनने में मुझे काम आ रहा है। ठीक है? तो वो आदत मेरी कॉलेज में भी बनी रही ऐसे ही पढ़ने की, तो ऐसे टीचर मिलना मेरा भाग्य है। ठीक है। और जैसे आपने थोड़ा-सा बात किया कि 10-12 घंटे उन्होंने पढ़ने की जो आदत थी वो लगवा दी थी। तो हुँ। आप अनुराधा कहीं आपने तैयारी घर पे ही की या कहीं जा कर के की इस बार फर्स्ट ईयर के लिए? नहीं, नहीं, मैंने घर पे छत पे रूम है, छत पे घूमते रहो, रूम में मैंने पढ़ाई की है, बाकी लोग बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मैं लाइब्रेरी पहले गई थी, लेकिन मेरे को सच बताऊँ लाइब्रेरी मुझे सेट नहीं हुई, क्योंकि लाइब्रेरी में एक ही जगह पे 8 घंटे मतलब बैठ के पढ़ना मेरे लिए सेट नहीं था। मतलब बोर हो जाते हैं या कुछ भी कह लो, मेरे को मतलब दुनिया से कट के एक अलग जगह रह के पढ़ना है, जहाँ मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। वो एक रूम ही था, उसी में 12-12 घंटे मतलब मैं पढ़ती रहती थी। बस छत पे घूमते रहो, वॉक करते रहो, जो भी करना है आपको। बाकी वो रूम ही मतलब ऐसे मान लो वो ही था सब कुछ, उसी में ही होता था टेस्ट, पढ़ना सब कुछ। क्या रूटीन था आपका सुबह से लेकर के शाम तक तैयारी के दौरान? मेरा टोटल आप मान सकते हो 12 से 13 घंटे का मेरा रूटीन मैंने सेट किया था। रूटीन मैंने पूरा सेट अपने आप ही किया था सोच के। तो उसमें मैंने ऐसे सेट किया जैसे मेरे को 5 बजे उठ के पढ़ने बैठना है, ठीक है? तो पढ़ने बैठना है तो मैं 4:30 मतलब 5 बजे पढ़ने बैठना है तो 4:30 या फिर हाँ, 4:30 में उठ जाती थी। उसमें आपने चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, जो भी है। और उठते ही तो कोई पढ़ेगा नहीं, सीधी-सी बात है। उठते ही जैसे चाय, कॉफ़ी पी रहे हो तो उसके साथ थोड़ी-सी वॉक कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के बारे में दिमाग में आप क्या है एक पहले ही इमेज बना लो। उस टाइम मैं सोचती रहती थी कि अपन पहले ही इमेज बना ले, जैसे वो नहीं होता है आईएएस के इंटरव्यू में कि तुम्हें आईएएस बनना है तो पहले ही सोचना है कि तुम आईएएस बन चुके हो। वो फ़ील तुम्हें पहले ही लेनी तुम पड़ेगी, आईएएस तो वो हो। मैं हाँ, आईएएस हो, वो चीज़ मैंने पहले ही कर दी थी। एक तो सोने से पहले और एक मैंने उठने के जस्ट बाद। घूमती मैं यही सोचती थी कि मैं निकाल लूँगी, लेक्चरर मैं बन ही जाऊँगी। तो ये इमेज मैंने अपने दिमाग में पहले से ही क्रिएट कर ली थी। ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें मैंने पहले से ही ये भर दिया था कि तुम तो लेक्चरर हो, तुमने इस लेवल की तैयारी करनी है कि तुम्हें निकाल लेना है, ये चीज़ थी। ठीक है? फिर 5 बजे उठ के पढ़ने बैठ गई, 3 घंटे की शिफ्ट होती थी या 2 घंटे की मान सकते हो, क्योंकि जैसे 2 घंटे की या 3 घंटे की शिफ्ट मान लो, ठीक है? उसके बाद मैंने ऐड किया वॉकिंग। भाई सीधी-सी बात है, सीटिंग इतनी है तो वॉकिंग तो होनी चाहिए, तो वॉकिंग प्लस एक्सरसाइज प्लस 15 मिनट का मेडिटेशन। मेडिटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिविटी जितनी भी दिमाग में है, वो आपकी मेडिटेशन से ही दूर होगी। उसमें आप कानों में ईयरफ़ोन डाल के एक सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छी फ़ील आएगी, दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है? नाश्ता कर लिया, उसके बाद मेरी मतलब नाश्ता करने के बाद, वॉकिंग होने के बाद मेरी 3 घंटे की एक और शिफ्ट होती थी, लगभग 1 बजे तक। ठीक है? उसके बाद खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट लेना ज़रूरी है आपको, मतलब आधे घंटे का ले लो या फिर 1 घंटे का ले लो, मैं आधी घंटा का रेस्ट लेती थी। फिर 3 बजे वापस पढ़ने बैठती थी, 3 से 7 तक कंटिन्यू वापस पढ़ती थी।
ठीक है। फिर शाम का खाना प्लस उसमें भी वॉकिंग होती थी, क्योंकि सिटिंग ज्यादा है तो वॉकिंग जरूरी है। टोटल वॉकिंग की बात करें, स्टेप्स होते थे 7,000 स्टेप, उसमें लगभग 5 से ऊपर किलोमीटर हो जाते हैं। तो आपको कमर है या बैक का आगे जाके हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, इतनी अगर वॉकिंग होगी तो। उसके बाद 7 बजे के बाद ये सारा हो जाता था, तो लगभग रात को भी मैं 2 से ढाई घंटे और निकाल 2 से 3 घंटे निकाल लेती थी। कुल मिला के 12 के लगभग घंटे मेरे होते थे पढ़ने के, जिसमें 7,000 स्टेप भी हो जाते थे, एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन भी हो जाता था। अच्छा रूटीन था सर, बहुत। ठीक है, अभी अपने बात करें कि 2.5 मंथ्स रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो जो कैंडिडेट ऑलमोस्ट सिलेबस कर चुके हैं, उनको आपके क्या टिप्स रहेंगे कि ये थोड़े से आप इंक्लूड करोगे तो आप और बेटर कर पाओगे? आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। मतलब जितने ज्यादा आपके रिवीजन होंगे, वो चीज आपके दिमाग में उतनी मतलब सेट होती जाएगी, एकदम आराम से याद रहती जाएगी। मेरे जैसे बताऊं तो मेरे 7 रिवीजन रहे थे, और सच बताऊं जीके के कुछ पार्ट तो अभी भी मेरे को याद पड़े हैं, अभी भी याद पड़े हैं। तो आपके एक तो रिवीजन 6 रिवीजन है तो भी आपका अच्छा है, प्लस आपको टेस्ट अच्छे से देने हैं। जितने ज्यादा टेस्ट फुल लेंथ लगाओगे, मेरे हिसाब से फुल लेंथ ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, फुल लेंथ लगाओगे आपको फायदा है। और मान लीजिए कि आपका कोई मतलब वीक टॉपिक है, तो वो भी आपको मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना है, ताकि अगर उसका कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपको छोड़ना ना पड़े, 2 नंबर या 4 नंबर आपके मतलब वेस्ट ना हो, ऐसा। और अपने फुल लेंथ कब लगाने शुरू कर देने चाहिए बच्चों को? क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स जो है, ऐसी कोचिंग्स भी है और ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो लास्ट पेपर शुरू होने के पेपर जब मतलब मान लो एग्जाम डेट है उससे 10 दिन पहले ही शुरू करते हैं कि हम फुल लेंथ नहीं, अभी देंगे। कब शुरू कर देनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 10 दिन पहले आप शुरू कर रहे हो, सीधी सी बात है, एक पहले दिन देने से तो आपका मतलब टारगेट अचीव नहीं होगा। आपको टाइम से ही सिलेबस करना है, उसके बाद टाइम से ही आपको रिवीजन कर लेने हैं, ठीक है। फुल लेंथ आपको बहुत पहले से दे देने चाहिए, मेरे हिसाब से 2 मंथ पहले आपको ही फुल लेंथ शुरू कर लेनी चाहिए। मैंने तो 2 मंथ पहले शुरू कर लिए थे। मेरे को वेट रहता था ये कोचिंग मतलब कब फुल लेंथ कोचिंग सेंटर डाल रहा है, कितना जल्दी डाले ताकि मैं उसको लगा पाऊं। मेरे को तो वेट रहता था। बाकी 2 महीने पहले करोगे तभी तो एनालाइज कर पाओगे, 10 दिन पहले एनालाइज नहीं होता है, ये जैसा ठीक है। पहले ही आपको और देना पड़ेगा। ओके, और अभी जो अपने नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगी, ठीक है, हम्म। जैसे एक स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन होता है सर वैकेंसी, सर वैकेंसी। तो आप, मुझे ऐसा लगता है आपका इस पे ओपिनियन क्या है, आप बताना, ठीक है मेरा ऐसे है कि कि जो ऐसा पूछ रहे हैं कि वैकेंसी मतलब कब आ रही है, तो पहली बात आपके क्वेश्चन से पहले आपका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए एक बार। मेरे को किसी टीचर ने बोला था कि तुम्हें वैकेंसी तभी पूछने का हक है जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। जो वैकेंसी आई है और फिर शुरू कर रहे हैं तो वो चीज बिल्कुल गलत है। पहले वैकेंसी से पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद आप वैकेंसी को पूछो, मेरे हिसाब से ऐसा है। ठीक है। और थोड़ा सा जैसे आपके घर में बात करें, हम्म। आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि मेरे को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में जाना है? ठीक है ना, जैसे कि आपके जो बड़े भाई हैं जैसे कि मैं, ठीक है, आरपीएससी लेक्चरर हैं, उनसे बड़े भाई जो है वो भी 3 गवर्नमेंट जॉब निकाल के फिलहाल हम्म। सीनियर लैब असिस्टेंट हैं। उनसे बड़े जो दीदी है आपके, वो अपने वो भी कॉमर्स आरपीएससी लेक्चरर है। लेक्चरर है, हम्म। कॉमर्स लेक्चरर है। और हम्म। उनसे जो बड़े भैया है आपके वो आर्किटेक्ट है, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीजें कैसे इंस्पायर करती है, कैसे हेल्प करती है, कैसा माहौल रहता है? और अब आप भी बन रहे हो, ठीक है, तो आपके छोटों के लिए ये कैसे फायदेमंद रहने वाला है? फायदेमंद ऐसे रहने वाला है, सीधी सी बात है, जैसे मेरे बड़े भैया हैं दीपक राजपुरोहित, उन्होंने 19 साल की उम्र में ही 3 गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई कर लिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, 19 साल की उम्र में मेरे में तो दिमाग ही नहीं था। मैं तो तैयारी करती थी, पेपर देती थी, उसमें मेरा होता नहीं था। तो 19 साल की उम्र के अंदर इतने मतलब एग्जाम निकालना एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैंने उनको तैयारी करते देखा है, वो किस तरह से पढ़ते थे, घर पे ही पढ़ते थे। हम उनके पास बैठे हैं तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होते थे, पढ़ते रहते थे हमेशा। उसी के बाद मैंने आपको आरती दीदी को भी तैयारी करते हुए देखा है, किस प्रकार ये सुबह जल्दी उठते हैं, किस प्रकार ये मतलब वॉक भी मतलब घूमते भी है, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और पढ़ते भी अच्छा है, 12-13 घंटे पढ़ते भी हैं। तो वहां से मेरे को मतलब आइडिया हो गया कि आगे जाके मुझे किस प्रकार से चलना है। टारगेट तो मेरा फिक्स था ही फर्स्ट ग्रेड। तो मेरे को कहीं ना कहीं मतलब इजी हो गया, जिस प्रोसेस से आपको गुजरना है आगे जाके वो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। तो आप खुद बताओ ये चीज इजी हो जाएगी, क्योंकि किस प्रकार से चलना है, आपके बड़े भाई बहन कर रहे हैं, आपको तो उनके पद चिन्हों पे चलना है। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया रास्ता, ये है सर। ठीक। और जैसे अपने बात करते हैं अपनी सोसाइटी की, ठीक है, तो आज भी हम अब उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि पुरुष प्रधान जो अपना अ, देश है, ठीक है, समाज अपना पुरुष प्रधान है। जहाँ आज भी लड़के होने पे थाली बजती है, लड़की होने पे नहीं बजती, लड़के होने पे ढूंढ की जाती है होली के आसपास, जबकि लड़की होने पे नहीं करती, ठीक की जाती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा सा इन्फीरियर समझा जाता है, हर जगह नहीं कह सकते,
ठीक है ना। पर कोई कुछ ना कुछ एरियाज ऐसे हैं, ठीक, जहाँ शायद सोसाइटी ये ना भी माने कि भाई नहीं, हम तो लड़कियों को इंफीरियर नहीं रखते, पर लड़कियों को पता है कि उन्हें इंफीरियर रखा जाता है। तो उस केस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है शादी से पहले या शादी के बाद कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, और जैसे खुद का एक होना कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को मेरे घर से नहीं मिली है, ठीक है ना, मतलब कह सकते हो कि मुझे मिली नहीं है, मैंने कमाई है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी जॉब लग जाना, ठीक है, कैपेबल हो जाना, और क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ऐसे है, पहले तो अपन जैसे बात करते हैं, आप बोल रहे हो कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। तो मेरे घर की अगर बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में उल्टा है। हमारे घर में ऐसा है कि लड़कों को रखा जाता है पीछे और लड़कियों को रखा जाता है आगे, फुल सपोर्ट मिला है, ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन समाज में बहुत से मतलब ऐसे मान सकते हो कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को मतलब पढ़ाया भी नहीं जाता। बाकी आजकल ऐसा माहौल रहा नहीं है, थोड़ा बहुत माहौल है, तो उनके लिए यही कहना है लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी का कुछ पता नहीं चलता, कब क्या दिन देखना पड़ जाए, तो आप किसी के ऊपर बोझ ना हो। मतलब आप उनके ऊपर भार बन के ना रहो। आप अपने पैरों पे खड़े रहोगे तो आप सीधी-सी बात है ना, इंडिपेंडेंट बनोगे तो आप बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। अब हो सकता है मेरी ये वीडियो उन लड़कियों तक पहुँचे जिनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर उनके चाहने वालों तक पहुँचे, तो बेसिक सीधी-सी बात है, उनको फ़ायदा होगा। और आप ठीक है। एक बात और कर रहे थे शादी से पहले या शादी के बाद लगने की, तो बात, मेरा ऐसा हाँ जी। कहना है कि जो शादी से पहले लग जाए ना, उसकी तो मतलब बात अलग ही है। ठीक है? तो शादी से पहले लग जाओगे तो सीधी-सी बात है कि आपके लिए ईज़ी होने वाला है। अब मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, शादी के बाद अच्छे लोग मिलना आपकी किस्मत है। हो सकता है कि आप पे सीधी-सी बात है, शादी हो गई तो आपके पास मतलब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस केस में पढ़ना थोड़ा मुश्किल मुझे ऐसा लगता है होता है, और दिमाग इतना फ्री माइंड नहीं रहता जितना अभी जैसे मेरी बात करूँ उतना फ्री माइंड है, उतना शादी के बाद नहीं रहता है। कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, और बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी मतलब बहुत जल्दी शादी हो गई है, तो उनके पास यही है कि भई वो भी लग जाते हैं मेहनत करके। लेकिन मेरा यही कहना है शादी से पहले अगर आपके पास टाइम है, आपने बीएड कर रखा है, एमएससी कर रखा है, शादी में थोड़ा-सा टाइम आपके पास पड़ा है, या फिर बीएड में हो, शादी में टाइम पड़ा है, कोई डिग्री कर रहे हो, अभी से ही फर्स्ट एड की तैयारी लग जाओ, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अभी से लग जाओ ताकि शादी होने तक आपका सिलेक्शन हो जाए। वो ठीक है। ज़्यादा और आपके लिए अच्छा है। ओके, 92nd रैंक आपकी है ना, हाँ। 92वीं रैंक आपने प्राप्त की है। हुँ। तो क्या रीजन रहे कि आप 92वीं रैंक पे आए, मतलब आप सिलेक्ट हुए, और क्या रीजन रहे कि आप टॉप 20 में नहीं हो, टॉप 30 में नहीं हो, तो ऐसे इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अगर तैयारी की होगी तो लगभग मतलब जीके चलो पहले मैंने पढ़ लिया, तो कुल मिला के मैंने 1 साल फर्स्ट ग्रेड को दिया होगा। ठीक है? 1 साल अगर ओके। 1 साल या फिर 8 महीने मान सकते हो कि मैंने 8 महीने दिए होंगे फिज़िक्स को, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, उन पे मतलब मेरे को थोड़े से ज़्यादा करने चाहिए थे। कैलकुलेशन मेरे को ज़्यादा स्किप नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम किए जिसके कारण पेपर कैलकुलेटिव आया, और कैलकुलेटिव ज़्यादा आने के कारण मेरा अटेम्प्ट कम हो पाया, कॉन्फिडेंस लो हो गया। उस वजह से शायद मेरी रैंक पीछे चली गई। तैयारी अच्छी थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लगता है मुझे फिज़िक्स में प्रैक्टिस और करनी चाहिए थी। ये मेरी कमी रही। ठीक है। और अगर हुँ, आपका कोई छोटा भाई या बहन होता जिसकी 92nd रैंक आती, ठीक है, हुँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर, और वो ऐसे बहुत ही ऐसे खुश हो रहा होता कि हाँ भाई अब सिलेक्शन हो गया, लेक्चरर साहब बन गए हम, प्राध्यापक बन गए हैं जिसके पास अपनी स्टैंप होगी, ठीक है, हम भी हुँ। लोगों के अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया करेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं अभी फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में ऐसे है कि ठीक उम्र पे आपका अगर लेक्चरर एग्ज़ाम निकल गया है, तो आपको बेसिक मतलब सीधी-सी बात है आपको आगे तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका मन है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब से सैटिस्फाई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चरर की जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है, और ऐसा है कि आपका मन है तो आगे तैयारी करो, नहीं मन है तो नहीं करो, बाकी कोई दबाव नहीं देती मैं उसपे। जैसे आपको करना है करो, ठीक है, आप मैं अपने भी मन कोई से जवाब करो, नहीं दूंगा। जॉब तो लग गए हैं वैसे भी। आप इनडायरेक्टली मुझे ही कहना चाह रहे हो कि कोई हाँ, जवाब नहीं होना चाहिए, मैं हाँ। करूँ तो नहीं करूँ तो, ठीक है, ठीक हुँ, है। और आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो अपने डिस्कस नहीं किया, जो शायद काम आ सके ऑडियंस के? हुँ। हाई टारगेट वाला कर लिया? हाँ, हाई टारगेट कर लिया आपने वैसे तो, पर हुँ, क्यों इम्पोर्टेंट है हाई टारगेट, हाँ। थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। मेरे को सर ने यही बोला था आपके जो निखिल सर हैं कि तुझे टारगेट हाई रखना है पेपर में। पेपर में टारगेट हाई रखना है, उसको टेस्ट सीरीज में अचीव करना है। अब हो सकता है कि तेरे इतने अच्छे नंबर पेपर में आ जाए,
क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है खुद पे। आ जाए अच्छी बात है, अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन हो सकता है तेरा पेपर खराब हो जाए, पेपर खराब भी होगा तो हाई टारगेट होने की वजह से ऐसे नहीं होगा कि तू पेपर से बाहर हो जाएगी, कुछ नंबर इतने बच जाएंगे कि तेरा सिलेक्शन मतलब हो जाएगा। तो सिर्फ घर पे रहते हुए सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी नहीं करनी है, आपको एक अच्छी रैंक आ जाए उतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ताकि पेपर से बाहर होने का चांस आपका बिल्कुल कम हो। ये चीज है, हाई टारगेट हमेशा रखना है जीके और फिजिक्स दोनों में। ऐसे नहीं है, लोग क्या है फिजिक्स में तो मतलब हाई टारगेट रखते हैं लेकिन जीके में नहीं रखते, जीके में पूरा पूरा रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। जीके में भी आपको हाई इसलिए रखना है क्योंकि जीके के पेपर जो है वो बहुत टफ आ रहे हैं, बहुत टफ आ रहे हैं, तो उस वजह से 40% से नीचे जा रहे हैं बच्चे। क्या पेपर में ये पता चलता है कि पेपर टफ है या इजी है या मॉडरेट है? और अगर कितने बार। आता है, तीनों में से कैसा भी आता है, ठीक है ना, तो क्या ऐसा, जैसे मतलब मान लो आपका पेपर मॉडरेट था, हम्म। ठीक है, तो अगर पेपर टफेस्ट आता, मान हम्म। लेते हैं टफेस्ट आता, तो क्या ये जो 125 लोग सिलेक्ट हुए यही होते? और क्या इजीएस्ट आता तो भी यही लोग सिलेक्ट होते? आपको क्या लगता है? सर ऐसे है कि 23 जून को जो एग्जाम हुआ है ना, वो देख के तो मतलब सीधी सी बात है, पेपर में बैठे बैठा है ना वो इंसान, उसको भी ऐसे फील हो गया होगा, तो मतलब पेपर निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे को घर पे ऐसा फील हो गया था कि इसमें 40% बनाना मुश्किल है, मतलब एक या दो गलतियां आपसे हुई और आप उसमें 40% से बाहर हो रहे थे 23 जून वाले पेपर में। लेकिन जो 26 को हुआ था हमारा, उसमें मुझे ऐसा फील हुआ, फर्स्ट राउंड मैंने लगाया, मेरे ठीक क्वेश्चन मतलब सही हो रहे थे, तो मुझे ऐसा फील हो गया था कि कहीं ना कहीं किस्मत अच्छी है। 23 जून को जो पेपर हुआ था उससे हमारे वाले में 6 से 7 क्वेश्चन इजी आए हैं, जिसकी वजह से एग्जाम निकल सकता है। पेपर में फील हो जाता है सर कि पेपर इजी आया या टफ आया, वो अपने आप फील हो जाता है। इजी आता तो सीधी सी बात है, मतलब मान लीजिए कि जीके में पेपर इजी आता, तो जो बच्चे हैं आज उनका फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन वो जीके में रह गए हैं, तो सीधी सी बात है टॉपर्स आज वही होते, लेकिन वो जीके में रहने की वजह से इतने इंटेलिजेंट होकर भी आज मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो जीके में रह चुके हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा इजी होता तो टॉपर्स वो होते आज। तो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, बाउंड्री पर रह गए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही है कि आप ये कर सकते हो कि हो सकता है मतलब जो बाउंड्री पर रहे हैं, आप सोचो कि आपने पेपर दिया, आप डबल में सिलेक्ट हुए। मैंने तो खुद के लिए ऐसे ही कहा था, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे लिए तो यही मोटिवेशन है, जिसके मतलब इतने एग्जाम नहीं निकल रहे थे, उसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही डबल में अपना नंबर लेके आ गई, तो सीधी सी बात है एक साल एक बार तैयारी और करेगी तो उसका आगे हो जाएगा। मैंने खुद के लिए ऐसे ही सेट किया हुआ था, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो। आपको भी ऐसे ही रखना, आप बाउंड्री पे हो, और आप न केवल डबल में सिलेक्ट हो, बल्कि आप तो फर्स्ट में भी हो सकते थे, लेकिन थोड़े से नंबर कम रह गए, तो टैलेंट तो आप में, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा मतलब पेपर अटेम्प्ट में दिक्कत हुई है, लेकिन वो आप कर सकते हो आराम से, तो इजीली आपका 1 या 2 साल में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये कहना है। मतलब यही है कि लगे रहिए, हो जाएगा, है ना? डबल में होना भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात है। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई पॉइंट जो हमने रह गया हो अपना डिस्कस करना? हो गई सर सारे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जो आगे तैयारी कर रहे हैं, इस जो जून वाला एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए इतना ही है। फटाफट अपना सिलेबस फिनिश करें, अगर थोड़ा बहुत बाकी है रिवीजन करें, और जितना जल्दी हो उसके फुल लेंथ लगाएं। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीके भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, सब, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 40%, ठीक है ना? 40% रूल आपको भूलना नहीं है। जीके के अंदर 40% वाला रूल अगर आपके दिमाग से निकल गया, 40% आपके नहीं आए, तो फिजिक्स आपकी दरी की दरी रह जाएगी। हो सकता है पेपर बहुत ईजी आ जाए, बहुत टफ आ जाए, पर वो 40% वाला रूल जो है, 40% रूल जो है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो वहीं रहेगा। सर और एक चीज। अगर हाँ बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, एक चीज। अगर आप 2027 वाली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और 2027 में जो भी वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 1.5 ईयर आपको चाहिए जीके प्लस फिजिक्स के लिए। अच्छा रूटीन रखिए, अच्छा डिसिप्लिन रखिए, ठीक है, और अच्छा अपना माहौल रखिए, ठीक है ना? पॉजिटिविटी बांटिए, पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कीजिए, और उसके साथ आगे बढ़िए। हाँ मैम, अब आप बोलिए। मैं ऐसे बोल रही थी कि एक अपने दिमाग को पूरा सेट करके रखना है, जैसे 23 जून को पेपर हुआ था टफ, उसके बाद हमारी बारी आई थी 26 को, तो उसके बीच के जो 2 दिन है, उसमें लेने वालों ने टेंशन भी बहुत ली है कि हाँ पेपर टफ आ रहा है, अपना तो नहीं होगा, मतलब उन्होंने लो फील किया है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि सीधी सी बात है 23 को हो गया, तो अपने को ये फायदा है 2 दिन में अपन अपने दिमाग को तैयार कर सकते हैं। तैयारी तो अच्छी है ही, दिमाग का ही खेल है, क्योंकि पेपर टफ आ चुका है, तो मैंने खुद को तैयार कर लिया, पेपर कैसा भी आ जाए, पेपर कैसा भी आ जाए हम उसको निकाल लेंगे।
पेपर टफ से टफ भी आ सकता है, लेकिन अपने को डरना नहीं है। मतलब दिमाग में पहले से ही सेट कर लिया, नेगेटिव चीज़ जो होने वाली है, ईज़ी आ जाएगा तो हो ही जाएगा, लेकिन टफ आ जाएगा तो भी हमें बहुत अच्छे से मूव करना है। 2 आपके ऑप्शन में डाउट लग रहा है, उसको अगर टफ आ जाता है, तो उस समय उसको नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सावधान तरीके से हमें पेपर में मतलब मूव करना है। ये चीज़ें मैंने 2 दिन में दिमाग में सेट कर ली थी। कहीं न कहीं ये पॉजिटिव वाइब जो है, जो मैंने पहले से ही सेट कर ली थी, वो मेरे जीके निकलने का बहुत बड़ा रीज़न रहा था सर। तो नेगेटिव चीज़ जितनी हो सकती है दिमाग में पहले से ही सोच के रखो। ऐसा ना हो पेपर में जाने के बाद आपको नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट कर दे कि आपका एग्ज़ाम निकले ना। पहले से ही दिमाग में सोच के रखो, पेपर दे रहे हो, आँखें बंद करके सोच के रखो कि हो सकता है ये पेपर बहुत टफ आ गया, और जो डर है वो आपको टेस्ट सीरीज़ में ही मतलब वो उसको फ़ील कर लो कि ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसे मूव करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये चीज़ है। ठीक है, तो अपना लगभग मुझे लगता है सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, तो हुँ, यहाँ अपने को इंटरव्यू ओवर अपने कर सकते हैं ना? हुँ, ठीक है, तो फिजिक्स बाय निखिल दास से जुड़े हुए सभी लोग जिन्हों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन काफ़ी पसंद आया होगा और आपकी लगभग काफ़ी क्वेरीज़ जो है वो सॉल्व हो गई होगी इस डिस्कशन के दौरान। हमने बिल्कुल रॉ डिस्कशन रखने की ट्राई की है, बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं, प्री प्लान कुछ भी किया हो कि ये बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट डाउन कर देना। अनुराधा मैम जो है उसके उनको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है? और हम ट्राई करेंगे कि आगे भी हम नेक्स्ट अपकमिंग 1 वीक के अंदर जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनसे हमारा कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है? और तो अपनी कोचिंग से जो सेलेक्ट हुए हैं, उनसे हम आपका इंटरव्यू करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। इसी के साथ थैंक यू अनुराधा मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।